हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरए 4.0 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें जो क्लास रहने वाली है वो बिजनेस स्टडी की हम लोग क्लासें कर रहे हैं और भी हम लोग करेंगे। अकाउंटेंसी की भी क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन हमारा मेरा टारगेट है कि पहले बिजनेस स्टडी की सारी क्लासें पहले अपलोड कर दी जाए, कम से कम आधे से ज़्यादा सिलेबस इसका अपलोड कर दिया जाए प्रीवियस ईयर को देखते हुए। अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग कर रहे हैं व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप जो हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक जो है व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निजी, एक होते हैं हमारे व्यावसायिक स्वामित्व के जो प्रारूप होते हैं, एक होते हैं निजी उपक्रम, एक होते हैं सार्वजनिक उपक्रम और एक होते हैं मिश्रित उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम और एक होते हैं हमारे मिश्रित उपक्रम। मिश्रित उपक्रम, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। निजी उपक्रम क्या होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्लास आप लोग 4 नंबर की जो क्लास है उसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने निजी उपक्रमों के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। और निजी उपक्रम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने एकाकी व्यापार के बारे में जान लिया था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार टीआरए 1 में, टीआरए 2 में, तो उनको अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त हिंदू परिवार की और साझेदारी की कुछ बात करेंगे और अगले क्लास में आप लोगों को साझेदारी का पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वहां पर साझेदारी का। अब रहा रहा कंटेंट की बात, तो कंटेंट आप लोगों को पूरा मिलेगा। तैयारी आप लोगों की पूरी यहीं से हो जाएगी, जितनी भी होगी ना, जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आधा नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को किसी दूसरी किताब में देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना भी होगा यहीं से होगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक होंगे कंप्लीट करेंगे। क्लास नंबर 5 है और चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो है अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब क्या होता है, ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार, अब संयुक्त हिंदू परिवार का यहाँ पर हमसे अर्थ पूछा गया है। और संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे पहले लिखा हुआ है, इसे बोलते क्या है इंग्लिश में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक एक बात यहीं से समझ में आएगी और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। लिखा हुआ है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सबसे पहले कि जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो इसे हम संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का जो अधिकार होता है, नियंत्रण का अधिकार मतलब इसका कंट्रोलिंग जो होती है वो किसके पास होती है, परिवार के मुखिया के पास होती है। और मुखिया को क्या कहते हैं, मुखिया को कर्ता कहते हैं या फिर मैनेजर भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि संयुक्त हिंदू परिवार में मुखिया को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, मुखिया को कर्ता कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं या फिर इसे मैनेजर कहते हैं, ठीक है। वो तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, के हाथ में रहता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं, मतलब कि जो भी सदस्य हैं, शेष सदस्य हैं, वो मुखिया को नियंत्रण में कार्य करेंगे, मतलब मुखिया जो बोलेगा उसके दिशा निर्देशन में उनका काम करेंगे। परिवार का जो ज्येष्ठ होता है, मतलब कि जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है तथा उसे ऋण लेने, अन्य पक्षकारों से सौदा करने एवं निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब है कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और यहाँ पर याद रखिए कि वो जन्म से ही सदस्य हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म है, कोई बच्चे का जन्म है, वहाँ पर उस परिवार में होता है तो उसका सदस्य हो गया, वो जन्म लेते ही उसका सदस्य हो जाता है। ये मैं विशेषताओं में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है मुखिया की। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि संयुक्त हिंदू परिवार में मुखिया को क्या कहते हैं, और मुखिया ही समस्त कारोबारों को देखता है, तो मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुखिया को कर्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है कि इसका दायित्व जो होता है, जहां तक दायित्व का प्रश्न है, मुखिया को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है। यहां पर याद रखिएगा कि संयुक्त हिंदू परिवार में, संयुक्त हिंदू परिवार में, संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्यों का जो दायित्व, सॉरी, जो दायित्व होता है मुखिया को छोड़कर,
मुखिया का दायित्व कैसा होता है? तो मुखिया का दायित्व असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित होता है। और शेष सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? तो शेष सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। कैसा होता है? तो वो सीमित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दायित्व के बारे में बात लिखी हुई है कि मुखिया को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। मुखिया के असीमित दायित्व का होना ही उसको उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब मुखिया अगर सही निर्णय नहीं लेता है तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि असीमित दायित्व की बात होती है। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन केवल भारत में ही प्रचलित हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन जो हैं वो भारत में प्रचलित हैं तथा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि भारत में भी केवल हिंदू लोग ही इस प्रारूप के अंतर्गत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों पर नियंत्रण हिंदू अधिनियम के अधीन किया जाता है। मतलब कि जो इस पर कंट्रोलिंग की जाती है इस व्यवसाय पर, याद रखिए कि इसमें हिंदूज जो हैं वो आते हैं, पहली बात। और ये प्रारूप जो है वो इस पर किस नियम का लागू होता है, किस अधिनियम, कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो हिंदू अधिनियम इस पर लागू होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक अधिनियम की जो कई बार पूछा गया है कि जो डिटेल में है वो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बातें शेष रह जाएं। हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार एक हिंदू संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया। और वो क्या संशोधन किया गया कि संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्र की भांति, ये पुत्र लिखा हुआ है, पुत्र की भांति पुत्री भी सहभागी बन जाती है। पहले इससे पहले था कि पुत्री जो है सहभागी नहीं थी, लेकिन हिंदू संशोधन अधिनियम जो हिंदू संशोधन अधिनियम में आया है उसमें संशोधन किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्र की भांति पुत्री भी सहभागी बन सकती है या बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय संपत्तियों का बंटवारा उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना सभी पुत्रों में, पुत्र और पुत्री में और समान रूप से बांटी जाएगी। संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता बनता है। संयुक्त हिंदू परिवार में विवाहित पुत्री को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। ये बात हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 में ये बात कही गई है। ये लेटेस्ट बात है, ठीक है। पहले की बात थी कि पहले पुत्रियों को इसमें सहभागिता नहीं थी, लेकिन अब जो है 2005 के अनुसार इसमें सहभागिता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो ये बात तो हो गई संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में। अब संयुक्त हिंदू परिवार की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना पूछे गए हों। संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं, लाभ, इनके सभी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन विशेषताओं से ज़्यादा बातें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए विशेषताओं को हम लोग ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता लिखी हुई है कि व्यवसाय का पंजीयन एवं नियमन। इसका जो है संयुक्त हिंदू परिवार में इसका पंजीयन जो है किसके अनुसार होता है? इसका पंजीयन जो है, अगर हम बात करते हैं साझेदारी में अगर हम बात करते हैं तो साझेदारी अधिनियम लागू होता है, ठीक है। कंपनी में हम लोगों का कंपनी अधिनियम लागू होता है। ठीक उसी भांति संयुक्त हिंदू परिवार को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, पंजीयन हो भी सकता है, करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अगर पंजीयन हो जाता है, अगर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संचालन एवं नियमन अगर हम बात करते हैं, पंजीयन को जरा मतलब आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयुक्त हिंदू पारिवारिक संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का संचालन एवं नियमन हिंदू किसके अनुसार? हिंदू विधान अधिनियम या फिर हिंदू विधान के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदू विधान के अनुसार होता है। हिंदू विधान के अनुसार होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, लेकिन जो भी करनी है फुल करनी है।
अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का संचालन और नियमन किस विधान के अनुसार होता है, तो आप कह सकते हैं कि हिंदू अधिनियम या हिंदू विधान के अनुसार होता है। अब बात करते हैं इसमें दायित्व की, तो दायित्व मैंने अभी बताया है और फिर बता देते हैं कि इसमें जो दायित्व होता है कर्ता को छोड़कर, मतलब कि इसमें मुखिया का दायित्व कैसा होता है, मुखिया का दायित्व इसमें मुखिया का दायित्व मुखिया का दायित्व मुखिया का दायित्व और शेष सदस्यों का दायित्व और शेष सदस्यों का दायित्व शेष सदस्यों का दायित्व तो शेष सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, तो मुखिया का दायित्व कैसा होता है, तो मुखिया का दायित्व असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित होता है। और शेष सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, तो सीमित होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि सीमित दायित्व है। मुखिया को छोड़कर शेष सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। तो यह बात याद रखनी है, ठीक है। ये इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व की बात करते हैं तो स्थायी अस्तित्व का मतलब है कि यदि कोई यदि कोई सदस्य यदि कोई सदस्य यदि कोई सदस्य पागलपन 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 दिवालिया या दिवाला मृत्यु, मतलब कि यदि कोई सदस्य की है पागलपन हो जाता है उसे, मतलब वो पागल हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन केसों में भी जो है इसका अस्तित्व है। इन केसों के बावजूद भी संयुक्त हिंदू परिवार पर संयुक्त हिंदू परिवार पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थायी अस्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी अस्तित्व कहा जाता है। और नेक्स्ट बात में लिखा हुआ है कि मुखिया द्वारा प्रबंध। अब मुखिया द्वारा प्रबंध की बात करते हैं तो मैनेजमेंट बाई द हेड। तो यहाँ पर बात आती है कि इसका जो है प्रबंध संयुक्त हिंदू परिवार में इसका प्रबंध जो है मुखिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुखिया के द्वारा प्रबंध प्रबंध किया जाता है। अर्थात निर्देशन निर्देशन नियंत्रण, ये सभी बातें जो है किसके द्वारा की जाती हैं, मुखिया के द्वारा की जाती हैं। और मुखिया को क्या कहते हैं, मुखिया को हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। और जन्म से सदस्यता का मतलब है कि संयुक्त हिंदू परिवार में अगर यदि कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो वो जन्म से ही सदस्य माना जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से ही परिवार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम लोग बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, तो ये बात हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अलग संपत्ति रखने का अधिकार। अलग संपत्ति रखने का अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक सदस्य को, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक सदस्य को संयुक्त परिवार की प्रत्येक सदस्य को संयुक्त परिवार की संपत्ति से अलग संपत्ति रखने का अधिकार होता है, ठीक है। रखने का अधिकार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि हमने कोई संपत्ति खरीदी है, मान लो कि ये एक संयुक्त हिंदू परिवार में कोई सदस्य है और उसने कोई अपने रुपए से संपत्ति खरीदी है, तो ऐसा नहीं है कि वो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी, नहीं, वो उसकी खुद की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। और विघटन की बात अगर हम लोग करते हैं, डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार में इसका जो है विघटन किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों की मांग पर परिवार के सभी सदस्यों की मांग पर परिवार के सभी सदस्यों की मांग पर
परिवार के सभी सदस्यों की मांग पर ही व्यवसाय व्यवसाय का विघटन होता है। ठीक है, व्यवसाय का विघटन होता है। कोई सदस्य व्यवसाय को समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता है, मतलब सभी सदस्यों की इसमें सहमति होगी तभी उसका विघटन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम संयुक्त हिंदू परिवार से बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से 94 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि अभाज्य मतलब कि संयुक्त, अभाज्य का मतलब है संयुक्त, जो अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय या फिर संयुक्त हिंदू परिवार भी कह सकते हैं। अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास होता है, कर्ता के पास क्या होता है? ऋण के लिए कोई दायित्व नहीं होता है, गलत बात। असीमित दायित्व होता है, संयुक्त दायित्व होता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अब आप लोग बताइए। आप लोग बताइए कि संयुक्त हिंदू परिवार में जो कर्ता है, मतलब कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, मुखिया कहते हैं। तो मुखिया का दायित्व कैसा होता है? तो अब आप लोग बताइए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, तो भी हम समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, और ये बीएस का पेपर था हम लोगों का, बिजनेस स्टडी का पेपर था। इसमें हम लोगों को ध्यान से देखिए, ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, 27 पेज नंबर है ये। ठीक है, अब पूरा पेपर तो अभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो टॉपिक है हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों से मुखिया से पूछ लिया, अब कल को हो सकता है हमसे पूछ ले कि इनके जो हैं लाभ क्या हैं, इनमें से कौन से लाभ हैं या इनमें से कौन से लाभ नहीं हैं, या सीमाएं कौन सी हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लाभ क्या हैं या फिर हानियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाभ की बात करेंगे, लाभ क्या हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार के जो लाभ की बात करते हैं, सबसे पहला लाभ है कि स्थापित करने में इसे सरलता है। मतलब इसमें हमें कोई मतलब रजिस्ट्रेशन कराना हो तो ठीक है, नहीं कराना हो तो पहली बात हम लोगों को इसका पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, मतलब पंजीयन हम लोग नहीं कराते हैं, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। इसीलिए इसे सरलता कहा गया है कि स्थापित करने में इसमें सरलता होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर विशेषता की या दूसरे नंबर लाभ की, तो गोपनीयता, सॉरी ये लाभ है, तो गोपनीयता इसमें होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक ही परिवार है और परिवार के सभी सदस्य जो हैं आपस में, अगर हमें कंपटीशन करना है, कंपटीशन मार्केट में करना है, तो दूसरे लोगों से हमें कंपटीशन अगर करना है तो सीक्रेट बातें किसके पास होगी? मुखिया के पास होंगी, तो वो किसी को बताएगा नहीं। तो इसीलिए इसमें गोपनीयता होती है। और साझेदारी में ऐसा नहीं होता है, साझेदारी में सब बातें बतानी पड़ती हैं पार्टनर्स को। ठीक है, उसके बाद है निर्णय की स्वतंत्रता। निर्णय की स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ पर कि साझेदारी में जो मालिक होता है वो सभी निर्णय लेता है। ठीक है, वो सभी निर्णय लेता है। तो इसमें जो है संयुक्त हिंदू परिवार में अगर हम लोग बात करते हैं लाभ में कि निर्णय में स्वतंत्रता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है खुद में निर्णय लेता है, तो इसीलिए उसे जो है निर्णय में स्वतंत्रता होती है। ये इसका एक तरीके से लाभ है। अगर हम अन्य लाभ की बात करें, नेक्स्ट लाभ में लिखा हुआ है कि आय कर से छूट। इसमें जो है इसमें इस प्रकार के स्वामित्व के, इस प्रकार के व्यवसाय में जो है आयकर से छूट मिलती है। क्या मिलती है? तो इसमें जो है आयकर से छूट मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के संगठन को आयकर विभाग द्वारा एकाकी व्यवसाय की तुलना में अधिक रियायत दी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के व्यवसाय को, इस प्रकार के इस प्रकार के व्यवसाय को इस प्रकार के व्यवसाय इस प्रकार के व्यवसाय को आयकर विभाग इस प्रकार के व्यवसाय को आयकर विभाग आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग द्वारा एकाकी व्यवसाय की तुलना में एकाकी व्यवसाय की तुलना में अधिक रियायत दी जाती है। मतलब इसमें जो है छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रियायतें हैं वो ज़्यादा दी जाती हैं एकाकी व्यवसाय की अपेक्षा। ठीक है,
सदस्यों को आयकर का भुगतान करते समय अपनी अलग निजी आय में इस आय को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भले ही परिवार के लाभ पर आयकर लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आयकर से छूट मिलती है, ये एक तरीके से लाभ है संयुक्त हिंदू परिवार का। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में कि कुशल प्रबंध की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण मुखिया के हाथों में होता है। बिल्कुल सही बात है। जब मुखिया के हाथों में रहता है, जिससे व्यवसाय का जो संचालन है वो ठीक प्रकार से बिना किसी रुकावट के किया जाता है। तो इस प्रकार से कि क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, तो एक ही व्यक्ति जब सभी काम देखेगा, वो उसको पता है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसको इतना हमने दिया है, इसको इतना दिया है, तो इस प्रकार से कुशल प्रबंध होगा, कोई रुकावट की बात यहाँ पर नहीं होगी। सद्भावना की बात करते हैं तो आपस में सभी लोग मिलकर काम करेंगे, सद्भावना के साथ काम करेंगे। व्यवसाय का जो आधार है संपूर्ण परिवार की सदस्यता होती है। सभी सदस्यों का जो व्यवसाय है, व्यवसाय जो है, व्यवसाय में हित होता है, इसमें इसके लिए सभी लोग आपस में सद्भावना के साथ कार्य करते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक लाभ है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो भी मुझे पॉइंट बताने थे मैंने बताए आप लोगों को, और जो भी समझाने थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, लिख के बता दिए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग बताइए, ठीक है। अब संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है उसके लाभ हम लोगों ने सीख लिए हैं। हो सकता है इस बार लाभ से पूछ ले या फिर हो सकता है हानियों से पूछ ले। तो अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की हानियां, अथवा इन्हीं को हानियों को कह सकते हैं, सीमाएं भी कह देते हैं। सीमाएं क्या है, तो इनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय की जो है हानियों की बात करते हैं, और हानियां लिखी हुई हैं। सबसे पहली हानि लिखी हुई है कि पूंजी के सीमित साधन होते हैं। इसमें जो है अगर हम बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की, तो इसमें जो साधन होते हैं पूंजी के वो सीमित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आज के युग में बड़े आकार के जो उद्योग हैं, धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, वो अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार के व्यवसाय में पूंजी के साधन परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय इस प्रकार के व्यवसाय इस प्रकार के व्यवसाय इस प्रकार के व्यवसाय में पूंजी की पूंजी के साधन जो है, पूंजी के साधन परिवार परिवार के सदस्यों तक ही परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होते हैं तक ही सीमित होते हैं। अब परिवार के सदस्यों की सीमित होने के कारण पूंजी के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। पूंजी के जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। सीमित होते हैं। ठीक है, तो पूंजी के साधन कैसे होते हैं? तो पूंजी के साधन जो है वो सीमित होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सीमित प्रबंध की बात आती है। सीमित प्रबंध का मतलब है कि मैनेजमेंट लिमिटेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो व्यवसाय के प्रबंध का जो अधिकांश भाग है वो कर्ता का होता है। जब कर्ता पर सभी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सभी मैनेजमेंट मतलब कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट वही देखेगा, तो एक व्यक्ति जो है कभी कभी हो सकता है उस पर ज्यादा काम हो। ठीक है, तो वहां पर निर्णय हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रबंध का जो अधिकांश भार है वो कर्ता के ऊपर होता है। इसीलिए चाहे जितना भी कुशल क्यों ना हो, उसमें व्यावसायिक प्रबंध कुशलता सीमित ही होती है या सीमित ही रहती है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो हानि है वो है साहस एवं परिश्रम का अभाव। साहस एवं परिश्रम के अभाव के बारे में बात करते हैं, तो व्यवसाय की जो कार्य पद्धति है, व्यवसाय का जो कार्य करने का मेथड है, करने का तरीका है, व्यवसाय की कार्य पद्धति सभी सदस्य अपना पूरा योगदान नहीं करते हैं। सब व्यवसाय की कार्य पद्धति
व्यवसाय की कार्यपद्धति में सभी सदस्य सभी सदस्य सभी सदस्य सभी सदस्य पूरा योगदान नहीं करते हैं। पूरा योगदान पूरा योगदान नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। सभी सदस्य अलग अलग अपनी संपत्ति को बढ़ाने में कार्यरत होते हैं। सभी सदस्य अलग अलग अपनी संपत्ति को बढ़ाने में कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है साहस एवं परिश्रम का अभाव। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मुखिया का असीमित दायित्व। मुखिया का कैसा दायित्व होता है? तो असीमित दायित्व होता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। अब इस पॉइंट को हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अकुशलता का मतलब है यहाँ पर कि जैसे मान लो कि व्यवसाय के प्रत्येक लाभ का जो विभाजन है वो संपूर्ण परिवार में होगा, समान अनुपात समान होगा। अब चाहे कोई अकुशल हो चाहे कितना भी कुशल हो, उसको उसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर अकुशलता का जो प्रश्न है वो भी एक तरीके से हानि मानी जाती है, अकुशलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं सद्भावना में कमी। नेक्स्ट है सद्भावना की कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं सीमित सदस्यता होती है। जो परिवार का सदस्य होगा उसी को शामिल किया जाएगा, जो परिवार का सदस्य नहीं होगा उसको शामिल नहीं करेंगे। तो सीमित सदस्यता होती है। ठीक है, और क्या है? शक्ति के केंद्रीकरण से हानि होती है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि शक्ति के केंद्रीयकरण से हानि होती है। केंद्रीकरण से हानि होती है। तो ये भी एक तरीके से इनके हानियां हैं या फिर इनके सीमाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बताई हैं। अगर आप लोगों को फिर भी अगर अधूरी लगती है कोई भी चीज़ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को और डिटेल में और गहराई में बता सकता हूँ। वैसे तो इससे ज़्यादा नहीं है कोई गहराई। अगर हम लोग बात करते हैं इससे ज़्यादा अगर हम लोग डिटेल करेंगे तो हो सकता है कोई कुछ बातें आप लोगों को ऊपर से निकल जाएंगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो कि हानि है, तो हानि को इस प्रकार से समझ सकते हैं और यही हानियां होती हैं। एक बार समझ विकसित हो गई ना तो हानि भी अपने आप हम लोगों को समझ में आएगी, लाभ भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये वाला पॉइंट है, शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। शक्ति के केंद्रीकरण से हानि, तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस व्यवसाय में मुखिया के पास कार्य करने की सभी क्रियाएं और उसको अधिकार होता है। अब यहाँ पर केंद्रीकरण हो सकता है या फिर केंद्रीकरण हो जाता है। अब केंद्रीकरण हो जाने से देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो इस व्यवसाय में इस व्यवसाय में इस व्यवसाय में मुखिया के पास कार्य करने की सभी क्रियाओं के अधिकार का केंद्रीयकरण हो जाता है। केंद्रीयकरण हो जाता है। अधिक सत्ता के नशे में मुखिया जो है शक्तियों का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ में करने लगता है। क्योंकि जब आदमी को शक्तियां मिल जाती हैं तो उनका वो है हनन करने लगता है, उनको जो है उनको गलत जगह पर यूज करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कर्ता के साथ होता है। तो जब शक्तियां मिलेंगी, एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियां होंगी तो उससे हानियां भी होती हैं।
तो ये लिखा हुआ है शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पर चर्चा की थी आप लोगों को बताकर कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसका राइट आपको इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को बताना है, और आप लोग देख लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साझेदारी के बारे में। साझेदारी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग को चर्चा करेंगे, और अगले पार्ट में साझेदारी पर, साझेदारी एक बड़ा टॉपिक है, एक साझेदारी और एक कंपनी, ये दोनों टॉपिक हम लोगों की ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये जैसे ही हम लोगों की कंपनी है और भी हम लोगों के जो विभागीय उपक्रम है, तो मतलब ये टॉपिक जो है कई दिनों में हम लोगों को इसको कवर अप करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को जैसे संयुक्त हिंदू परिवार है, तो अब आप लोगों को संयुक्त हिंदू परिवार नहीं पढ़ना है, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशियंट है। मैं आप लोगों के एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को लेकर आऊँगा। केवीएस का अगर हम लोग बात करते हैं, केवीएस की, या फिर हम लोग डीएसएसबी की बात करते हैं, या फिर यूपी टीजीटी की बात करते हैं, या फिर आरपीएससी की बात करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जब बाद में। लेकिन फिलहाल आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहिए डिटेल में। ठीक है, अभी अभी हम लोगों को तैयारी मतलब कि इसको प्रैक्टिस में नहीं करना है, प्रैक्टिस थोड़ा मानते हैं प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसमें भी हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अगर नए अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं साझेदारी की। साझेदारी की बात करते हैं, तो साझेदारी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संस्था को कहते हैं। साझेदारी मतलब सिंपल वर्थ है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, जिसमें वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार चलाने, स्वामित्व, अपना स्वामित्व रखने तथा होने वाले सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम एवं कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ये साझेदारी का जो अर्थ लिखा हुआ है, इसी में आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। और अधिकतम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अधिकतम अभी बताएंगे, क्योंकि साझेदारी में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है साझेदारियों के सदस्यों के लेकर, लेकिन कंपनी अधिनियम में ये बात कही गई है। अब कंपनी अधिनियम में क्या बात कही गई है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कंपनी पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संस्था को साझेदारी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें भी अपनी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, किसी को हम मतलब कि हम लोगों को जैसे मान लो कपटपूर्ण तरीके से हमने उसको शामिल कर लिया, या उसको दबाव में हमने उसको शामिल कर लिया, तो वो साझेदारी नहीं कही जाएगी। उसकी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार, और व्यापार कैसा हो, वैधानिक व्यापार चलाने, उसका स्वामित्व रखने और होने वाले सामूहिक लाभ, होने वाला जो सामूहिक लाभ है, जो भी लाभ होगा उसे सामूहिक लाभ कहेंगे। सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए हम लोग निजी धन लगाते हैं, कोई संपत्तियां लगाता है, कोई श्रम लगाता है, कोई मतलब कि श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम साझेदारी कहते हैं। अब यहाँ पर जो परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग दी गई हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी की परिभाषा किस साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी की परिभाषा जो है, साझेदारी की परिभाषा क्या है और किस में दी गई है, तो ये बात याद रखनी है हम लोगों को कि साझेदारी में क्या परिभाषा दी गई है, तो उसको भी देख लेते हैं। वैसे परिभाषा याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये जरूर करनी है कि साझेदारी की परिभाषा जो है अधिनियम में, कौन से अधिनियम में दी गई है और किस धारा में दी गई है, ये हम लोगों को जरूर करके जाना है। कभी कभी धाराओं से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जब हम लोगों को ज़्यादा कठिन पेपर आता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को जब कंपनी पढ़ाऊंगा, तो अंश, जैसे अंश पूंजी क्या है, इनकी परिभाषा किस में दी गई है, तो ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी, हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्न व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है जिसमें ऐसे व्यवसाय
जिसमें ऐसे व्यवसाय जिसमें ऐसे व्यवसाय के लाभ को जिसमें ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का परस्पर बांटने का समझौता परस्पर बांटने का समझौता किया गया हो जिसे वे सब चला जिसे वे सब चला रहे हों जिसे वे सब चला रहे हों या उनकी ओर से या उनकी ओर से या उन सब में से कोई एक चला रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये परिभाषा किस में दी गई है, तो यहाँ पर याद रखिए कि ये परिभाषा दी गई है भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन से में दी गई है 1932। और धारा की बात करते हैं तो धारा किस में बात कही गई है, धारा 4 में। तो आप लोगों को ये बात जो है याद रखनी है। देखो ये बात जो परिभाषा दी गई है उसको भले ही याद नहीं रखना है, लेकिन आप लोगों को ये जो परिभाषा दी गई है जिसमें उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी का यही भी पूछ ले हम लोगों से कि ये परिभाषा किसमें दी गई है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साझेदारी में। अगर हम लोग बात करते हैं साझेदारी के तत्व की बात करें या लक्षण की बात करें अथवा विशेषताओं की बात करें, तो इनके जो हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो तत्व लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का होना। एक से अधिक व्यक्तियों का होना, ये पहली बात इसमें या पहली विशेषता या पहला लक्षण है कि साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वो एकाकी व्यापार है, तो उसको हम साझेदारी नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर बात आती है तो साझेदारी में अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है, वो 50 होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो साझेदारी के सदस्य केवल व्यक्तियों को ही हो सकती हैं, किसी अन्य संस्था को नहीं। मतलब कि इसमें जो है व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं, कोई संस्था अगर सदस्य बनना चाहे तो वो संस्था सदस्य नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा कि सदस्यों की संख्या के बारे में किसमें कहा गया है, तो सदस्यों की संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में नहीं कहा गया है, ये कंपनी अधिनियम में कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्यवसाय की उपस्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात करते हैं कि साझेदारी में किसी व्यवसाय का होना अनिवार्य नहीं है, किसी व्यवसाय का होना जो है वो अनिवार्य है। किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किया गया आपसी जो समझौता है वो साझेदारी का रूप नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग धर्म का कोई काम करते हैं, धर्म के मतलब पैसे का मतलब लाभ हानि का वहाँ पर बात नहीं है, तो उस पर वो व्यवसाय नहीं है। तो अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इस बात को तो लिख भी सकते हैं कि साझेदारी में साझेदारी में किसी व्यवसाय का होना
किसी 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 व्यवसाय का होना, किसी व्यवसाय का होना अनिवार्य अनिवार्य है, किसी व्यवसाय का होना अनिवार्य है। किसी धर्मार्थ किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किया गया किया गया आपसी समझौता किया गया आपसी समझौता साझेदारी का रूप साझेदारी का रूप साझेदारी का रूप नहीं ले सकता या नहीं हो सकता है। ठीक है, आज तो मैं आप लोगों को डिटेल भी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बात आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जो ना समझाई हो। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें चैनल को। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। अब अनुबंध की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हम लोग जो है साझेदारों के बीच किए गए आपसी समझौते द्वारा साझेदारी का जन्म होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए और लाभ का उसमें विभाजन भी होना चाहिए। अगर साझेदारी है तो वहाँ पर लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को मतलब जो लाभ हुआ है उसको विभाजन भी करना चाहिए। चाहे मान लो ए बी सी है, ए है, बी है और सी है, तो इनमें जो है मान लो 3,000 का लाभ हुआ है, तो इसको हम लोगों को बराबर बराबर बांट देना है, या किसी भी अनुपात में, पूंजी अनुपात में, या जो अनुपात निश्चित किया गया हो उसमें हम लोगों को बांट देना है। जब कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है तब हम लोग बराबर बराबर बांट देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर बात आती है स्वामी और एजेंट का संबंध होना। ठीक है, साझेदारी का विशेष महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि यहाँ पर जो है साझेदारी में स्वामी तथा एजेंट का संबंध होता है। इस प्रकार के व्यवसाय को सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आज आप लोगों को बातें बताई हैं ये साझेदारी के तत्व हैं। अभी आप लोगों को करना क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि साझेदारी में जो चीज़ें रह जाती हैं वो हम लोगों की क्या क्या रह जाती हैं, उनको हम लोगों को और कवर अप करना है। तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को रह जाती हैं साझेदारी के अभी हम लोगों को साझेदारी के गुण की बात हम लोगों को करनी है, या गुण या लाभ की बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों को करनी है साझेदारी के अवगुण के बारे में बात करनी है। साझेदारी के साझेदारी के अवगुण के बारे में बात करनी है, या फिर उनकी हानि के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक नाबालिग जो है एक अवयस्क साझेदार हो सकता है तो उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को साथ ही में पढ़ लेंगे, और हम लोग पढ़ लेंगे साझेदारी के प्रकार को, साझेदारी के साझेदारी के प्रकार को पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला अगला हम लोगों का जो रहेगा वो साझेदारी ही रहेगा, तब हम लोगों का कंप्लीट हो पाएगा पूरा पूरा का पूरा साझेदारी। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कंपनी के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को बतानी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साझेदारी की, जब हम प्रकार की बात करेंगे तो फिर हम लोगों को बात करनी है साझेदारों के प्रकार। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, तो साझेदारों के प्रकार, ये तो हम लोगों का साझेदारी के प्रकार हैं, और ये हम लोगों के हैं साझेदारों के प्रकार, टाइप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को बात करते हैं साझेदारी संलेख के बारे में, कि अगर कंपनी जो है कोई साझेदारी जो है अगर साझेदारी संलेख बनाती है तो क्या नियम है, और नहीं बनाती है तो क्या नियम है, क्योंकि जो नहीं बनाती हैं उनके लिए नियम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, साझेदारी में जो है साझेदारी में हम लोग पंजीयन के बारे में बात करने वाले हैं। ये हम लोगों को जो टॉपिक हैं इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। अभी हम लोगों को ये जो टॉपिक हैं, फिर हम लोगों को उसके बाद कि हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे सहकारी समिति। सहकारी समिति हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग इन टॉपिकों पर पूरी जो है कमांड कर लेंगे। तो अगला टॉपिक जो रहेगा वो आप लोगों का इन्हीं से रहेगा।
इनको मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि साझेदारी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से साझेदारी में क्वेश्चन पूछा गया था दोनों में। और इसमें देखो, ये देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बनाने वाला हूँ, और भी जो है क्लास है उनको अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।